वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनम सारस्वत स्वागत करती हूं आप सभी का बिलीव इन योर सेल्फ चैनल में। आज 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 75वें स्वतंत्रता दिवस को खूब जोश के साथ मनाइएगा। लगना चाहिए कि आज के दिन भारत आज़ाद हुआ था। और दोस्तों, यूं तो हमने अनेकों राष्ट्रवादियों की कहानियां सुनी हैं, अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनी हैं, हमने अनेकों राजनेताओं की कहानियां सुनी हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक देशभक्त ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी इतिहास के कहीं भी किसी भी किताब में उनका कहीं कोई वर्णन नहीं है। आज की युवा पीढ़ी, आज का जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी जो स्कूल के विद्यार्थीगण हैं, उन्होंने उस शख्स का नाम तक नहीं सुना। ऐसे ही एक शख्स की कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। आज़ादी के दिन आज हम जिक्र करेंगे ब्लैक टाइगर का। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक, भारतीय रॉ एजेंसी का एक जासूस जो पाकिस्तानी सेना में बन गया मेजर। कैसी होती है रॉ के एजेंट की जिंदगी, देखते हैं एक झलक में। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने एक झलक में देखा कि कैसी होती है रॉ के एजेंट की ज़िंदगी। यूं तो बॉलीवुड में भी कई पिक्चरें बनी हैं। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, रोमियो अकबर वॉल्टर। लेकिन एक था टाइगर मूवी जो है, उसमें नाम जरूर टाइगर दिया है, लेकिन वो ब्लैक टाइगर की ज़िंदगी से कहीं भी मैचिंग नहीं करती है। उसके अलावा हम बात करेंगे रोमियो अकबर वॉल्टर की, तो इस फिल्म ने कहीं ना कहीं ब्लैक टाइगर की जीवनी का कुछ प्रतिशत हमें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये पूर्णतः उसकी जीवन की वर्णन नहीं करता है, क्योंकि इस पिक्चर का जो एंड हुआ है उसमें वॉल्टर की या फिर जो हीरो है अंत में विजय दिखाया गया है। हमारा हीरो भी अंत तक विजय था, लेकिन उसने अपना जीवन कुर्बान किया था, वो इस पिक्चर में दिखाया नहीं गया है। दोस्तों, आज मैंने जो विषय चुना है वो किताब का नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी विषय है जिसके बारे में प्रत्येक युवा को पता होना चाहिए, देश के बच्चे को पता होना चाहिए। हर व्यक्ति के मुंह पे एक नाम होना चाहिए कि रविंद्र कौशिक नाम का एक व्यक्ति था जो ब्लैक टाइगर नाम से जाना जाता था और जिसने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। फिर भी देश की जो सरकार है, देश की जो गवर्नमेंट है, उसने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। ब्लैक टाइगर उर्फ रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को श्री गंगानगर, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हुआ था, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि गंगानगर जो है पंजाब बेल्ट के भी नज़दीक है, तो यहाँ के लोगों की जो पकड़ है पंजाबी भाषा पे काफ़ी अच्छी है। रविंद्र यूँ तो एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी भाषा जो थी पंजाबी थी, वो पंजाबी ब्राह्मण थे। रविंद्र बचपन से ही अच्छी पंजाबी बोल लेते थे, पढ़ने लिखने में भी कुशल थे। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का जो था शौक था, वो थिएटर किया करते थे। दोस्तों, रविंद्र के पिता जो थे वो क्या थे, एयरफोर्स के एक अफसर थे, और रविंद्र और 4 भाई बहन थे। रविंद्र ने अपनी पढ़ाई जो है पहले सरकारी स्कूल से की, बाद में उन्होंने प्राइवेट कॉलेज में दाखिला ले लिया। बीकॉम करने के बाद वह एक थिएटर में, जैसा कि मैंने बताया, उनका इंटरेस्ट था, एक्टिंग अच्छी करते थे। उनके मिमिक्री के चर्चे जो थे उनके दोस्तों में, उनके कॉलेज में काफ़ी टाइम से थे। तो एक थिएटर प्रोग्राम करने वो लखनऊ गए थे, जहाँ पर उनकी नज़र रॉ के एजेंट्स की पड़ी। तो दोस्तों, उन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल था वो बहुत ही गर्मा गर्मी का था। भारत पाकिस्तान आज़ादी के बाद जब वो अलग हुए थे, भारत पाकिस्तान का जो सेपरेशन था, उसके बाद का जो माहौल था काफ़ी गर्म था। हमने किताबों में पढ़ा है। ये समय 1970s का है। तो उस वक्त क्या होता है दोस्तों कि भारतीय रॉ एजेंसी जो है वो क्या ढूंढ रही थी, जासूसों की तलाश में थी, कुछ ऐसे व्यक्तियों की जो पाकिस्तान में जासूसी करके हमें उनके बारे में जो उनकी गुप्त सूचनाएं हैं, उनकी आर्मी की जो सूचनाएं हैं वो दे सके।
जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि रविंद्र जिस जगह शो कर रहे थे वहाँ पे रॉ के एजेंट भी बैठे थे, तो उनकी नज़र रविंद्र पे गई और उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन देखा। उन्होंने देखा कि रविंद्र जो है बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं। रविंद्र को बचपन से ही शौक था कि वो भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आज़ाद की एक्टिंग करे, और उनका देशभक्ति में जो रुझान था वो उनकी एक्टिंग में साफ नज़र आता था। और रविंद्र के पिता भी एयरफोर्स में थे, तो उनका देश के प्रति झुकाव जो था काफ़ी ज़्यादा था। राष्ट्रभक्ति जो थी रविंद्र के खून में ही थी। तो दोस्तों रॉ के जो एजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं कि आपको हमारे लिए काम करना होगा, और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे दिल्ली आके मिलिए। रविंद्र ने कुछ दिनों तक सोचा दोस्तों, और फिर वो दिल्ली जाते हैं और वो घर से यह कह के जाते हैं कि मुझे दिल्ली में नौकरी लग गई है तो अब से मैं वहीं रहूँगा। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ रॉ के एजेंट जो है उन्हें बताते हैं कि अब आपको रॉ के लिए काम करना है, आपको अपनी पहचान छुपा के रखनी है, यहाँ तक कि आपको अपने माता पिता को भी यह नहीं बताना कि आप रॉ के लिए काम कर रहे हैं। तो रविंद्र थोड़ा सोच विचार करके देशभक्ति के लिए ये एक सही अवसर जान के इस चीज़ के लिए हाँ भर देते हैं, वो तैयार हो जाते हैं रॉ के एजेंट बनने के लिए। अब दोस्तों रविंद्र को पाकिस्तान जाना था, तो पाकिस्तान में आमतौर पर पंजाबी भाषा बोली जाती है, जिसके बारे में रविंद्र को काफ़ी कुछ जानकारी थी, लेकिन उर्दू, इस्लाम, कुरान शरीफ पढ़ना, इसके बारे में रविंद्र की तालीम अभी बाकी थी। तो 2 साल के लिए रविंद्र को दी जाती है तालीम इस्लाम की, उर्दू लिखने की और कुरान शरीफ पढ़ने की, नमाज पढ़ने की, यह सब उनको तालीम दी जाती है। उसके बाद 1974 में फाइनली रविंद्र को भेजा जाता है पाकिस्तान में वह इस्लामाबाद जाते हैं और कराची के एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वहाँ से LLB कर लेते हैं। तो इससे वह क्या हो जाते हैं, वहाँ की पढ़ाई करने के बाद वहाँ के नागरिक हो जाते हैं, और रविंद्र जो है वहाँ की एक लोकल लेडी से शादी करते हैं जिनका नाम होता है अमानत। अमानत जो थी पाकिस्तान के एक बहुत ही रईस घराने की लड़की थी। अमानत से उन्हें एक बच्चा भी होता है। उसके बाद भी वह कई बार भारत आते हैं, 3 से 4 बार भारत आते हैं। तो दोस्तों वो पाकिस्तान से पहले दुबई जाते हैं, फिर दुबई से भारत आते हैं। फिर रविंद्र एक समय आने पर क्या कर लेते हैं, पाकिस्तान की सेना को ज्वाइन कर लेते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे होने की वजह से और उनका जो नॉलेज देखते हुए पाकिस्तानी सेना जो है उन्हें प्रमोट करती है, और प्रमोट करते करते वो बन जाते हैं पाकिस्तानी सेना के मेजर। तो खेल जो है यहीं से शुरू होता है दोस्तों। ये रविंद्र ने पहले भी जासूसी करके, मेजर बनने से पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ सूचनाएं जो हैं भारतीय सरकार तक, रॉ एजेंसी तक पहुंचाई है, जिसने भारत को कदम कदम पे पाकिस्तान से आगे रखा है। लेकिन 1979 में रविंद्र एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं जिसके बाद कि भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिलती है पाकिस्तान के विरुद्ध, और उसके के बाद माना जाता है कि उनका नाम जो है ब्लैक टाइगर रखा गया और उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से नवाजा गया। और ऐसा माना जाता है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें इस नाम से नवाजा था। 1979 जो था ब्लैक टाइगर के लिए काफ़ी सफल सिद्ध हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, और समय आता है 1983 का, जब इनियात मसीहा नाम का एक व्यक्ति जो कि रॉ का एजेंट होता है, वो मिलने जाता है रविंद्र से, जो कि पाकिस्तान की सेना द्वारा पकड़ा जाता है। उसे कहा गया होता है कि तुम्हें रविंद्र के साथ कांटेक्ट बना के रखना है। थोड़े दिनों तक तो वो पाकिस्तान में सफलतापूर्वक रहता है, लेकिन पाकिस्तानी सेना भी उसके इरादे भांप लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि यह एक भारतीय जासूस है। काफ़ी यातनाओं के बाद, प्रताड़नाओं के बाद जो इनियात हैं वो अपनी ज़ुबान खोल देते हैं और वो रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब क्या है, पाकिस्तानी सेना जाके दबोच लेती है रविंद्र कौशिक को। काफ़ी यातनाओं के बाद तक 2 साल तक उन्हें बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं, उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। उसके बावजूद भी रविंद्र अपनी ज़ुबान नहीं खोलते और वो भारत के बारे में कुछ नहीं बोलते। फिर दोस्तों फाइनली जो पाकिस्तान की कोर्ट जो होती है उन्हें सजाए मौत सुना देती है, जिसे बाद में लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाता है, उम्र कैद में बदल दिया जाता है। रविंद्र अब उम्र कैद के अंदर पाकिस्तान जेल में हैं। उन्होंने भारत में कई लेटर भी लिखे, लेकिन भारतीय सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, रॉ के एजेंट्स ने उसका कोई जवाब नहीं दिया दोस्तों। और धीरे धीरे रविंद्र जो है अपना जीवन बिताते हुए 21 नवंबर 2001 तक आते आते वह जेल में ही बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें टीबी हो जाता है और हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो जाती है। और रविंद्र के पिता भी रविंद्र के पकड़े जाने के सदमे को झेल नहीं पाते हैं, हृदयाघात से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक पराये देश में जाके अपने देश के लिए जासूसी करता है, अपने देशभक्ति का प्रमाण देता है, तो देश की सरकार क्या करती है उसके लिए, वह उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है, अपना पल्ला झाड़ लेती है, साफ साफ कह देती है कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। इवन भारतीय सरकार ने तो ऐसा माना जाता है कि रॉ पे भी दबाव बनाया कि वो रविंद्र कौशिक से संपर्क बनाने की कोशिश ना करे, उसके बारे में कोई जिक्र ना करे, उसके बारे में जितनी भी फाइल्स है उसे बंद कर दिया जाए।
तो दोस्तों, क्या यही था उसकी सच्ची देशभक्ति का प्रमाण? क्या यही नतीजा था उसकी देशभक्ति का? तो हमें ऐसी कहानियां जो है प्रेरणा देती है देशभक्ति की, और ऐसी कहानियां हमें ये भी जताती है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। तो सरकार को उनके लिए कुछ तो करना चाहिए था दोस्तों, ज़्यादा नहीं तो उनके नाम पे कोई ना कोई पुरस्कार या फिर उनकी स्मृति में कुछ बनवा दिया जाता कि उनका नाम जो है अमर हो जाता। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया। दोस्तों, इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये हर एक मोबाइल में पहुँच जाए, हर एक व्यक्ति जो है इस वीडियो को देखे और 15 अगस्त के दिन रविंद्र कौशिक जो है जीवंत महसूस करें। हर मोबाइल में उनका नाम चलना चाहिए, हर जगह उनकी चर्चा होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ। एक शायर ने कहा है कि ये जो देशभक्त लोग जो होते हैं वो पागल होते हैं। कह दो इन सब से कि सीनों पे जो जख्म हैं वो खुशियों के गुच्छे हैं, फूलों के गुच्छे हैं। कह दो इन्हें सीने पे जो जख्म हैं वो खुशियों के और फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।